बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छे डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9 के कोर्स को, मतलब फिजिक्स क्लास 9th। ठीक है बेटा, आप लोगों ने क्लास 8 में इसके कुछ चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्लास 8 में कुछ चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इस बुक का जो टाइटल है, मतलब बुक्स किसने राइट किया हुआ है, बुक का टाइटल क्या है? फिजिक्स बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स ग्रेड ऑफ केपी के ग्रेड 9 केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। ठीक है, ये वाला बुक है। अतर कौन है? अमीरुल्लाह खान, डॉक्टर नईम खालिद, ये अतर है। और बुक का ये फर्स्ट पेज है, मतलब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास का बुक है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो काइंडली अपने लिए अरेंज कर दे। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें जो है वो हमारे साथ मौजूद है 9, इसमें हमारे साथ 9 यूनिट्स मौजूद है। ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी आप लोगों ने 3 यूनिट्स कवर किए हैं क्लास 3 में, सॉरी क्लास 8 में। आप लोगों ने ऑलरेडी 3 यूनिट्स कवर किए हैं। ठीक है, क्लास 8 में। ठीक है, इसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट नंबर सेकंड इज काइनामेटिक्स एंड यूनिट नंबर थर्ड इज डायनेमिक्स। ये 3 यूनिट्स आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ ली है काफ़ी डिटेल में। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम कोर्स कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे साथ क्लास 9 के मिड टर्म कोर्स कंटेंट में कितने यूनिट्स शामिल है। ठीक है, तो टोटल हमारे साथ 9 यूनिट्स है इस बुक में। ठीक है, इस बुक में टोटल 9 यूनिट्स है और 3 आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहे यूनिट नंबर 4, जो कि है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 इज ग्रेविटेशन और यूनिट नंबर 6 इज वर्क एंड एनर्जी। यूनिट नंबर 7 जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये 4 यूनिट्स जो है ये हमारे साथ शामिल है कौन सी यूनिट्स के लिए? सॉरी, मिड टर्म कोर्स के लिए ये कोर्स कंटेंट्स है। ठीक है, ये 4 यूनिट्स जो है वो हमारे साथ मिड टर्म कोर्स में शामिल है। इसके बाद जो हमारे साथ आप लोगों का जो फाइनल होगा, मतलब फाइनल टर्म होगा, तो उसमें A to Z फर्स्ट यूनिट से लेकर 9 यूनिट तक सारे फिर इंक्लूड होंगे। लेकिन अभी मिड टर्म में जो हमारे साथ है वो ये 4 यूनिट्स हम इंक्लूडेड है। ठीक है बेटा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे साथ जो फर्स्ट यूनिट है, मतलब इस क्लास 9 में जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। ठीक है। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आप लोग अपने बुक की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, मतलब बुक की यूनिट नंबर 4 की तरफ देख ले। ठीक है, यहाँ आपके साथ पेज नंबर 99 है। कौन सा पेज है? पेज 99। बिल्कुल आपके साथ पेज 99 पे ये वाला टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस यूनिट नंबर 4 बिल्कुल सामने आ जाएगा आप लोगों के साथ। ठीक है बेटा। अच्छा, तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है, इसके बारे में हम किस तरह स्टडी करते हैं? ठीक है, तो आप जब यून पेज नंबर 100 पे आ जाए तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, मतलब कि इस यूनिट के इंटरनली हम किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या है हमारे साथ जो कि टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्रिएट हो सकती है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो यूनिट्स थे उसमें आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट यानी फर्स्ट नंबर यूनिट जो था वो था फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, मेजरमेंट का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 में पढ़ लिया, जो कि काइनेमेटिक्स है। ठीक है, अब यूनिट नंबर फर्स्ट में जो स्केल सॉरी यूनिट नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने SI बेसिक यूनिट्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने और भी हमारे साथ पढ़ लिए है डिराइव यूनिट्स क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है, स्क्रू गेज क्या है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आप लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो वो सारे मेजरमेंट्स के बारे में थे कि मेजरमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, ये सारे आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, टीचर ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। अच्छा, दूसरी बात ये लेसन स्टूडेंट्स,
अगर कोई बंदा न्यू है, ठीक है, मतलब न्यू एडमिशन किया हुआ है या बंदे एब्सेंट थे, क्लास में नहीं हो रहे, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब हम ये मिड टर्म का कोर्स कंप्लीट कर दें, ठीक है, या ये यूनिट्स कंप्लीट कर दें जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का जो जो जिसने किया हुआ है उसका तो रिवाइज हो जाएगा, जिसने नहीं किया हुआ है तो वो समझ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं कौन सी यूनिट से, यूनिट नंबर 4 से। ये पॉइंट्स अपने जहन में रखिए कि हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि हम तो क्लास में नहीं थे या हम न्यू आए हैं तो हमें नहीं पढ़ाया गया है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये जब हम ये यूनिट्स ख़त्म कर दें, मतलब मिड टर्म का कोर्स ख़त्म कर दें, तो ये हम दोबारा सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का जो टाइटल है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब इससे पहले यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड में, यूनिट नंबर सेकंड जो था वो था हमारे साथ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, लेकिन उस मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ये नहीं करते कि मोशन किस चीज़ की वजह से काज हो गया है। ठीक है, फिर इसके बारे में हम सॉरी, फिर इसके अंदर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की, लेकिन वहाँ पे हमने ये नहीं पढ़ा है कि ये किस चीज़ की वजह से क्रॉस होता है, ये मोशन किस चीज़ की वजह से क्रॉस होता है। फिर इसके बाद हम आए यूनिट नंबर 3 की तरफ, जो कि थे हमारे साथ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम स्टडी कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, स्टडी कर रहे थे कि ये मोशन जो है, एक ऑब्जेक्ट में मोशन जो है वो किस किस चीज़ों की वजह से है, वो कौन सा चीज़ है जो कि ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ ली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसी तरह आप लोगों ने इनर्शिया पढ़ लिया, वेट आप लोगों ने पढ़ ली, फोर्स आप लोगों ने पढ़ लिया, मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ ली, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ ली है। ठीक है, एडवर्ड मशीन आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये सारे आप लोगों के साथ है जो फोर्सेस की वजह से, मतलब ये फोर्स किस साइड से लग रहा है, फोर्स किस तरह लग रहा है। ठीक है, तो वो वहां पे जो हम स्टडी कर रहे थे, ये मैंने क्यों रिवाइज किया, इसी वजह से रिवाइज कर दिया कि वहां पे जो हम बात कर रहे थे, तो वो सारे थे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, कौन सी मोशन के बारे में, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। अब ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन है, वो मोशन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। कौन सा मोशन, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, कर्व भी हो सकता है लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन वो हम ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कि एक ऑब्जेक्ट में टर्निंग किस तरह क्रिएट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट में टर्निंग किस तरह क्रिएट हो सकता है, ऑब्जेक्ट टर्न किस तरह ले सकता है। ठीक है, तो वो टर्निंग, उस टर्निंग के बारे में अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो टर्निंग के बारे में अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो टर्निंग आती है रोटेटरी मोशन में। कौन से मोशन में आती है, रोटेटरी मोशन में आती है। ठीक है, अब रोटेटरी मोशन जो हमारे साथ है, रोटेटरी मोशन आप लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था कि ट्रांसलेटरी मोशन, फिर ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स आप लोगों ने पढ़ लिए, फिर इसके बाद रोटेटरी और फिर वाइब्रेटरी। तो यूनिट नंबर 4 में हम स्टडी करें रोटेटरी ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट किस तरह रोटेट होते हैं। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि 100 यूनिट नंबर सॉरी 4 की पेज नंबर 100 पे जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसकी तरफ अगर आप लोग देख लें, तो आप लोगों को बहुत सारी इस तरह की चीज़ें अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि ये चीज़ें हमारे साथ रोटेट होते हैं। ठीक है, टर्निंग क्रिएट होती है उसमें। तो ये टर्निंग किस तरह क्रिएट होती है, मतलब अगर आप लोग देख ले, ठीक है, अगर आप लोग देख ले कि हमारे साथ यहाँ पे ये डोर को हम रोटेट कर लेते हैं, या हम दो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ले ली, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ होती है ये रोटेट होती है। या एक ऑब्जेक्ट को आप देख ली वो अपनी जगह पे है, ठीक है, तो वो तो आपने न्यूटन लॉ में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन ये डोर रोटेट होते हैं, व्हील रोटेट होती है। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट स्टेबल किस तरह होता है, अनस्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो इसमें आए हुए हैं कि ये सेकंड पैराग्राफ में, ये फर्स्ट पैराग्राफ तो मैंने डिस्कस किया कि डायनामिक्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, जिस तरह मतलब यूनिट नंबर सेकंड में और यूनिट नंबर थर्ड में काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में दोनों में हमने
काफ़ी डिटेल में ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में स्टडी कर ली, लेकिन अब इस यूनिट में हम पढ़ लेंगे किस चीज़ के बारे में, रोटेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, कौन सी मोशन के बारे में, रोटेटरी मोशन के बारे में, कि ये रोटेटरी मोशन किस चीज़ की वजह से है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यानी मैं अपना पेन ले ले, पेन की तरफ देख ली तो ये पेन रोटेट होती है एक खास एक्सिस से, तो ये किस तरह रोटेट होती है ये भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, ये डोर जो है इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये रोटेट होती है, किस तरह रोटेट होती है, एक खास एक्सिस से रोटेट होती है, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग गाड़ी की स्टेयरिंग की तरफ देख लिए, वो रोटेट होती है। ठीक है, किस तरह रोटेट होती है, दो फोर्सेस उस पे लग रहे हैं। ठीक है, ये हम इस यूनिट में डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा बेटा, इसमें ये सेकंड पॉइंट दिया गया है रोटेटिंग ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड मतलब क्या है, सख्त ऑब्जेक्ट। सख्त ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि हमारे साथ बिल्कुल सख्त हो, मतलब रिजिड हो, मतलब सॉलिड हो। लेकिन याद रखिए कि सॉलिड में हमारे साथ मूवेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये उस चीज़ों को हम लेते हैं जो बिल्कुल जिसका शेप जो हो वो डिपेंडेंट हो, जिसके शेप में चेंज नहीं है। अगर हम उस पे फोर्स अप्लाई कर दे तो वो फोर्स यानी वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके शेप में चेंज आ जाएगा, सिंपल बात ये है। अगर उसकी उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वो हमारे साथ है फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो इससे पहले यूनिट में आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया है कि फोर्स क्या है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि फोर्स क्या है, फोर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये स्लाइड्स आया हुआ है। ठीक है, फोर्स डायग्राम टॉपिक नंबर 4.1, फोर्स डायग्राम टॉपिक नंबर 4.1। तो सबसे पहले आते हैं कि हम फोर्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज एन एजेंट्स which tends to move of an object or tends to try to stop of an object। फोर्स वो चीज है, वो अमल है जो कि ऑब्जेक्ट को मोशन में मदद देता है या ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाता है। ठीक है, जो कि वो ट्राई करता है। टेंस का मतलब क्या, ट्राई करना। टेंस का मतलब है कि वो ट्राई करता है कि ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दे या ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, फिर आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 में काफी डिटेल में वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ा है। किस चीज के बारे में, वेक्टर और स्केलर। अब वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा टच दे दूं। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। मतलब अगर आप लोग मास ले ली, ठीक है, मतलब लेट सपोज आप लोग शॉपकीपर के पास चले गए, ठीक है, और वहाँ शॉपकीपर से आप लोग शुगर लेना चाहते हैं, तो शॉपकीपर से आप लोग कह दे कि मुझे शुगर चाहिए, ठीक है, 1 किलोग्राम शुगर मुझे चाहिए, लेकिन नॉर्थ के डायरेक्शन में या साउथ के डायरेक्शन में या ईस्ट के डायरेक्शन में या वेस्ट के डायरेक्शन में। अगर आप लोगों ने इस तरह कह दिया तो उसको वो क्या गया कि इसके दिमाग में जो है वो मतलब ये पागल हो गया है, क्योंकि इस ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। किस चीज का, शुगर का, मतलब शुगर मास के जरिए फिजिकल क्वांटिटी है, मास। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम ऑफ शुगर नॉर्थ की तरफ, तो ये बहुत ज्यादा मतलब वर्डिंग नहीं है, क्लियर वर्डिंग नहीं है। अगर आप उसे क्लियर कट बता दें कि हमें 1 किलोग्राम शुगर चाहिए तो वो इजिली दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये कहा कि 1 किलोग्राम नॉर्थ की तरफ, तो ये फिर गलत होगा। ठीक है, अब इसके बजाय हम आते हैं फोर्स की तरफ, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी की तरफ आते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी लाजमी होती है और उसमें डायरेक्शन भी मस्ट शो होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमारे साथ डायरेक्शन भी होगा और उसमें हमारे साथ मैग्नीट्यूड भी मस्ट होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमने पढ़ लिया है कि फोर्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी हम एरोस या उसके लिए हम डायग्राम्स भी ड्रा कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं कि आप लोगों के पास अपना ये बुक मौजूद है। ठीक है, अब ये बुक आप लोग उठा रहे हैं, ठीक है, पे टेबल से आप लोग लेट सपोज बुक उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने बुक को उठा लिया टेबल से, तो यहाँ पे आपने बुक पे फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड की डायरेक्शन में। आप लोगों के साथ मस्ट डायरेक्शन होगा, वहां पे एक खास अमाउंट ऑफ फोर्स भी आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उस फोर्स के साथ साथ आप लोगों ने अपवर्ड की डायरेक्शन में एक खास अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन एक खास डायरेक्शन भी है।
क्या है, एक खास डायरेक्शन भी उसके साथ मौजूद है। ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे साथ फोर्स। फोर्स वो क्वांटिटी है मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स के फोर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ग्राफ के जरिए हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग देख लें, ये आप लोगों के साथ अपने बुक पेज नंबर 100 पे मौजूद है कि यहाँ पे ये आपके साथ गिवन है फिगर नंबर 4.1। इसकी तरफ अगर आप लोग देख ले, ठीक है, तो ये फोर्स डायग्राम आप लोगों को इजीली मतलब क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देख लिया आप लोग अपनी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। ठीक है, फिगर नंबर 4.1 फोर्स डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल पे बुक मौजूद है। ठीक है, आप लोग देख ली इस बुक की तरफ। ठीक है, तो ये बुक या मतलब यहाँ पे जो बुक मौजूद है, ठीक है, ये हमने परस करे इस टेबल के ऊपर रख लिया। ठीक है, अब ये बुक जो है ना अपवर्ड की तरफ जाता है ना डाउनवर्ड की तरफ जाता है, बल्कि ये बिल्कुल स्टेशनरी है, टेबल के ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, ना अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ना डाउनवर्ड की तरफ, ना राइट की तरफ, ना लेफ्ट की तरफ। अब कब ये राइट या लेफ्ट या डाउनवर्ड या अपवर्ड की तरफ जाएगा, जब इस पे फोर्स अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, नेट फोर्स इस बुक पे क्या है, वो जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट का फोर्स का मतलब टोटल फोर्स इस बुक पे क्या है, जीरो है। ठीक है, जब टोटल फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे जीरो हो जाए, ठीक है, तो या तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ जाएगा या ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेशनरी होगा, रेस्ट में होगा। यूनिफॉर्म मतलब ये इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम में हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ किस तरह हो सकता है सर, हमें तो समझ नहीं आता। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मतलब आप अर्थ की तरफ देख लें तो अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, किस चीज से, अर्थ से इर्द गिर्द। ठीक है, तो वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, उसके ना स्पीड में चेंज आता है ना डायरेक्शन, बल्कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही। ठीक है, अपनी 365 डेज में ये मोशन कंप्लीट करे, ये अपना ये चक्कर कंप्लीट करे, और स्पीड भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है। तो याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस बुक की तरफ आप लोग देख लें, ठीक है, तो ये बुक जो है ये बिल्कुल हमारे साथ स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, बिल्कुल स्टेबल है। जब तक इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है तब तक ये हमारे साथ यहाँ पे स्टेबल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेबल किस तरह है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आप देख ले तो उस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, जिस तरह आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 में वेट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, कि वेट डाउनवर्ड फॉल है, डाउनवर्ड फोर्स है, जो कि ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस बुक की तरफ देख ले कि इस बुक पे और ये टेबल जो है ये अपवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस बुक का जो वेट है मतलब ग्रेविटी जो है वो इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है कि वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाए। लेकिन ये टेबल जो हमने रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल क्या करे, टेबल इस पे अपवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई करे। अब उस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, वो फोर्स जो कि वेट के अगेंस्ट लग जाए अपवर्ड की तरफ। ठीक है, मतलब ये टेबल इस बुक पे लगा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब नॉर्मल फोर्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख ली ये सरफेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाया है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। याद रखिए कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक ही बात है। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स वो होता है जो कि हमारे साथ 90 डिग्री एंगल से लग जाए। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने मतलब इस पे किस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, किस तरह फोर्स लग रहा है, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं एक पॉइंट पे। किस चीज पे, एक पॉइंट पे। अब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा जिस पे सारे मासेस इक्वल होंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंशाल्लाह इस यूनिट में हम पढ़ लेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉपिक नंबर
4.4 सेंटर ऑफ मास, पेज नंबर 108 पे मौजूद है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये अपने जहन में याद रखिए कि हमने एक पॉइंट को, मतलब इस बुक को एक पॉइंट तक रिड्यूस करना है। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा जहाँ पे सारे फोर्सेस जीरो हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देख ले तो इस ऑब्जेक्ट पे जो है वेट भी फोर्स अप्लाई का, मतलब वेट भी एक्ट कर रही है। ठीक है, और इसी तरह ये टेबल जो है, टेबल इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करे, जिससे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो इस एक का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। जब आप लोगों के साथ डायरेक्शन अपोजिट आ जाए, मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बुक टेबल पे क्यों है। ये बुक टेबल पे इसी वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्सेस जीरो है। अपवर्ड जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है या डाउनवर्ड वेट जो अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया हुआ है। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर ले तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स, ठीक है, जब टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट टेबल पर ही रहेगा जब तक हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है। या हम एक काम कर ले कि इस टेबल को हम हटा दें। ठीक है, मतलब इस टेबल को हटा दे, रिमूव कर दें। ठीक है, इस टेबल को हटा दे। जब हम टेबल को हटा दें तो ये बुक कहाँ, किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। डाउनवर्ड की तरफ क्यों जाएगा? इसी वजह से जाएगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स अब खत्म हो गया है। अब नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो वेट है। टोटल फोर्स अब कौन सी वाली फोर्स बन गई है? वो वेट है। ठीक है, याद रखिए कि वेट भी एक फोर्स है। ठीक है, वेट अब एक्ट करे इस बुक पे। जब वेट एक्ट करे तो ये ऑब्जेक्ट जो है या ये जो बुक है या आपके साथ जो भी चीज मौजूद है इस टेबल के ऊपर, तो वो डाउनवर्ड की तरफ मोशन करेगा। ठीक है, ये है हमारे साथ फोर्स डायग्राम। आप देख सकते हैं कि एक अपवर्ड नॉर्मल और दूसरा वेट डाउनवर्ड, तो ये हमारे साथ फोर्स डायग्राम है। ठीक है, अब हम किस तरह ले सकते हैं कि लेट सपोज हमने फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से ही। मतलब आप लोग देख ले कि यहाँ पे जो हमारे साथ नॉर्मल फोर्स है या वेट है, दोनों के लिए अलग अलग एरो हमने यूज किए हुए। एक का डायरेक्शन अपवर्ड, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, अब फोर्स डायग्राम enable us to study the effect of force acting on an object। अब ये हमारे साथ कौन से फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नॉर्मल फोर्स, दूसरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या है, वेट क्या है, वो काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड फोर्स डायग्राम द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर, जिस तरह आप लोगों को फिगर में मैंने दिखा दिया। दे आर रिड्यूस टू ए डॉट एट दिस इट्स सेंटर, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक पॉइंट में, एक डॉट में हमारे सारे ये सेंटर में आ जाएगा। जब ये सेंटर पे आ जाए, एक ही पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, तो इस एक पॉइंट से सारे फोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दे आर रिड्यूस टू ए डॉट एट द सेंटर एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? एरो से, जो आप लोग इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे डाउनवर्ड क्या है? वेट है। अपवर्ड नॉर्मल है, डाउनवर्ड वेट है हमारे साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम किस तरह राइट कर सकते हैं? इफ वी ड्रा ए फोर्स डायग्राम ऑफ ए टेक्स्ट बुक प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन टेबल वी शुड रिड्यूस द टेक्स्ट बुक्स टू द डॉट। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमने एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, ठीक है, जो कि रेस्ट में है। ठीक है, जो रेस्ट में है। अब इस बुक को हम रिड्यूस करते हैं किस चीज में? एक डॉट में हम रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, वन द फोर्स ऑफ द वेट ऑफ द बुक, एक क्या है? एक वेट है बुक का, एक क्या है? वेट ऑफ द बुक है। और सेकंड नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉलिंग डाउनवर्ड, जो कि वेट क्या कर रही है? डाउनवर्ड की तरफ उससे मोशन दे रहे हैं। द अदर फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। ड्यू टू वेट द बेंच पुश द बुक अपवर्ड, जो कि बेंच क्या कर रही है? इसे अपवर्ड की तरफ मोशन दे रही है। या टेबल क्या कर रही है? इसे अपवर्ड की तरफ मोशन दे रही है। वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। जब ये बैलेंस हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस चीज में आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किस तरह राइट कर सकते हैं? यहाँ पे आप लोग देख लें
कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग अपॉन बाय द बैलेंस फोर्स, जब एक ऑब्जेक्ट में बैलेंस हो जाए, मतलब इस बुक की तरफ देख लीजिए, ये बिल्कुल बैलेंस है। जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाए, द फोर्स कैंसिल ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट बिहेव एज दो नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब ये बैलेंस हो जाए तो ये हमारे साथ इस तरह बिहेवियर करता है, ये बुक हमारे साथ इस तरह बिहेवियर करता है कि ये बिल्कुल स्टेशनरी है, इस पे और कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। मतलब नेट फोर्स क्या है, इस पे जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट किस तरह हम राइट कर सकते हैं, इफ ए टेक्स्ट बुक्स इज फॉलिंग फ्रीली, अगर ये बुक बिल्कुल फॉलिंग फ्रीली मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दे, ठीक है। मतलब लेट सपोज एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, देन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। वो कौन सी फोर्स होगी, वो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी होगी, ठीक है। मतलब अगर आप लोग इस बेंच को या इस टेबल को हटा दें यहाँ से, जिस तरह मैंने बता दिया, इस बेंच को या इस टेबल को अगर आप लोग हटा दें तो ये बुक जो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। जब ये डाउनवर्ड की तरफ चला जाए, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करे, ठीक है, तो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स इस पे एक करेगा, बल्कि प्रीली नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स खत्म हो गया है। द फोर्स ऑन द बुक इज अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब वो बैलेंस खत्म हो जाएगी। विद डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि जिसका डायरेक्शन किस साइड पे होगा, डाउनवर्ड होगा, जिसका डायरेक्शन किस साइड पे होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जिस तरह आप लोग इस बुक की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब नॉर्मल फोर्स नहीं है तो ये बिल्कुल फ्रीली डाउनवर्ड की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ, ग्रेविटेशन की तरफ जा रही है। इस फोर्स को फिर हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एज ए रिजल्ट द बुक एक्सेलरेट डाउनवर्ड, जिसके जरिए हमारे साथ बुक जो है वो डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। काइंड बेटा जिस पॉइंट में भी मसला हो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अच्छा, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 101 पे हमारे साथ मौजूद है पैरेलल फोर्स, फोर्स ऑन ए बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स एक करे, ठीक है। मतलब वो तो हमने नॉर्मल भी पढ़ लिया, ग्रेविटेशन भी पढ़ ली। अब अगर हम डिफरेंट फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर ले, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना कि मैथ्स में आप लोग दो लाइन जब बिल्कुल एक जैसी आ जाए, उसमें जो एंगल होगी वो 0 डिग्री होगी या 180, जिसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो कौन सी, उसे हम कौन सी लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे अगर दो फोर्स सेम आ जाए, एक ही डायरेक्शन में आ जाए, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्स कहते हैं, ठीक है। पैरेलल फोर्स उस फोर्स को हम कहते हैं, मतलब आप बुक की तरफ देख लें, बुक की तरफ अगर आप देख ले पेज नंबर 101 पे, तो आप लोगों को फिगर नंबर 4.2 पे, ये फर्स्ट फिगर आप लोगों को नजर आ जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, अपवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। वो फोर्स जिसका डायरेक्शन सेम हो, मतलब दो फोर्सेस जिसमें एंगल 0 डिग्री बन जाए, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन जाए, ठीक है, जिसका डायरेक्शन सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल फोर्सेस को हमने मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्स वो है जिसका डायरेक्शन, दो फोर्सेस होते हैं जिसका डायरेक्शन सेम होते हैं। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, मतलब आप लोग स्टीयरिंग की तरफ देख ले, कार की स्टीयरिंग की तरफ अगर आप देख ले, तो वहां पे हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस अप्लाई होते हैं, एक फोर्स अपवर्ड होता है, एक होता है डाउनवर्ड। तो ये है हमारे साथ अनलाइक फोर्सेस, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होती है वो बनती है 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनती है वो कितनी है, वो है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये है हमारे साथ लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो हम किस तरह राइट कर सकते हैं, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी अलोंग पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स। मतलब वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल पैरेलली एक्ट कर रही है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स
उसे हम पैरेलल फोर्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स। डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि डिफरेंट पॉइंट से फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, मतलब F1 फोर्स और F2 फोर्स। बुक के पेज नंबर 101 फिगर 4.2 की तरफ अगर आप देख ले तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F1 और F2 दोनों हमारे साथ एक ही एक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट से लग रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैरेलल फोर्स, या इसे हम लाइक पैरेलल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पैरेलल फोर्स की हमारे साथ दो टाइप से, ठीक है। कौन सी टाइप से, एक है लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरा हमारे साथ है अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स का मतलब क्या है, एफ द पैरेलल फोर्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया बिल्कुल उसी तरह है कि इस बुक फिगर 4.2 की तरफ देख ली, दोनों फोर्सेस सेम है। उसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं, एफ द पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सच फोर्स आर का लाइक पैरेलल फोर्स। अगर दो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। व्हेन वी लेफ्ट ए बॉक्स विद डबल सपोर्ट, सच फोर्स आर का लाइक पैरेलल फोर्स। अगर हम एक बॉक्स को दो साइड से मतलब उठा रहे अपवर्ड की तरफ, दो साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बुक पेज नंबर 101 फिगर नंबर 4.2 की तरफ अगर आप देख ले तो यहाँ पे दो साइड से हम फोर्स अप्लाई करें F1 और F2, ठीक है। F1 और F2 की वजह से हम इस पे फोर्स अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट अपर की तरफ जा रहे हैं। When number of force acting on a body, different point of action, parallel line of action acting in the same direction। अगर हम बात कर ले बिल्कुल इसी तरह जो कि पहले पैराग्राफ में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर और भी मजीद जरूरी नहीं है कि दो फोर्सेस से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जिसका डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब अनलाइक पैरेलल फोर्स का मतलब क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्स का मतलब ये है, एक द पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर पैरेलल फोर्सेस हमारे साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया, बुक फिगर 4.2 की तरफ अगर आप देख ले, स्टेयरिंग ऑफ द कार की तरफ अगर आप देख ले तो एक फोर्स हमारे साथ F1 है जो कि डाउनवर्ड की तरफ है और एक F2 है जो कि अपवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो अब देख ले इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स। इफ द पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ द पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर पैरेलल फोर्स एक्ट कर रही ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन दे विल बी नोन एज अनलाइक पैरेलल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स विद आवर बोथ हैंड ऑन स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार टू टर्न इट, सच फोर्स आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर ले, ठीक है, मतलब दोनों डायरेक्शन पे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, जिस तरह हम स्टीयरिंग ऑफ द व्हील पे करते हैं, ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। मतलब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया, ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो दोनों फोर्सेस की वजह से ये स्टीयरिंग क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है। ये है हमारे साथ लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स। फोर्स डायग्राम है, काइंडली जिस पॉइंट में मसला हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर सर होमवर्क इंशाल्लाह होमवर्क काइंडली होमवर्क लगेगा सर। काइंडली वन द क्वेश्चन करे प्लीज, एक वन द क्वेश्चन करे प्लीज। क्या है सर होमवर्क? आज बेटा पे होमवर्क नहीं, इंशाल्लाह कल होगा, ठीक है। जी कैसे है सर इंशाल्लाह कल। जिस पॉइंट में मसला है वो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही पॉइंट में आप लोगों को मसला है इस टॉपिक में, वो आप लोग पूछ सकते हैं। शेयर करो, इधर आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज होमवर्क बेटा नहीं है,
आज होमवर्क नहीं है, इंशाल्लाह कल होगा आप लोगों का, ठीक है। आप लोग का आज बायो का था, केमिस्ट्री का था, तो कल इंशाल्लाह फिजिक्स का होगा, ठीक है। हमारा Yes, sir. Watch ओके काइंडली अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। शाबाश। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स गर्ल्स के लिए और 2 बॉयज के लिए। तो पहले गर्ल्स क्वेश्चन कर दे, ठीक है, और इसके बाद बॉयज क्वेश्चन कर दे। शाबाश। सर यहाँ पर मौज मौज कर रहे हैं, मौज। एक एक बंदा क्वेश्चन करे प्लीज। नंबर ये जो 4 लेक्चर जो आपने अभी पढ़ा है ये जरा समरी में जरा फिर से समझाएं। ये लेक्चर समझ नहीं है। मुलाकात होती है सर। ना ना lecture which you give, एक एक please बंदा can you क्वेश्चन explain कर in a ले। short summary? इधर The यूट्यूब lecture चैनल which you सरी explain, can you explain it in a short summary? ओके डियर स्टूडेंट्स, कर लूंगा। Yes, sir. बस like, share, subscribe. like, share, subscribe, comment. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के समरी की तरफ आप लोग देख ले कि पोर्स डायग्राम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम पोर्स जो है वो हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? पोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमारे साथ डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमने पोर्स के लिए वेक्टर्स ड्रा करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कि पोर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, पोर्स को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि पोर्स डायग्राम एक्चुअली है क्या चीज। आप लोग जस्ट कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि पहले हम पोर्स क्या है। पोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे हमने एक डायग्राम को कंसीडर किया हुआ है कि हमने बुक पे एक टेबल को रखा हुआ है, ठीक है। ये बुक पे ये टेबल पे जो बुक पड़ा हुआ है ये बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है। अब रेस्ट में क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि इसमें जो इस पे जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इस पे वेट फोर्स एक्ट कर रही है या इस पे ये टेबल जो एक्ट कर रही है अपवर्ड की तरफ, इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। जब इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, इसी वजह से ये बुक टेबल पे मौजूद है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम को हम किस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स की डायग्राम को हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, तो उसकी तरफ हम आते हैं। तो पहले आप लोगों ने करना क्या है कि जो भी चीज आपके साथ टेबल पे पड़ा हुआ है, तो उसको आप एक पॉइंट तक रिड्यूस करें। वो पॉइंट जहां से हर एक मासेस इक्वल हो, लेफ्ट राइट मासेस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अब जब लेफ्ट राइट मासेस आप लोगों के साथ बराबर हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट आपके साथ इस पे जो फोर्स, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, अगर चाहे वो अपवर्ड फोर्स हो या डाउनवर्ड फोर्स हो, चाहे अपवर्ड फोर्स हो या डाउनवर्ड फोर्स हो, ठीक है, तो वो इस पॉइंट ही से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक डार्ट को ड्रा कर लिया सेंटर पे। जब आप लोगों ने सेंटर पे इस डार्ट को ड्रा किया, ठीक है, तो डाउनवर्ड क्या है? डाउनवर्ड आप लोगों के साथ वेट एक करी, हर एक ऑब्जेक्ट पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, वो है वेट। तो उसके लिए हमने एक वेक्टर ड्रा कर ली, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ। ऑब्जेक्ट को पहले हमने रिड्यूस किया एक डॉट पे, ठीक है। फिर उस डॉट से हमने वेट के लिए एक डायरेक्शन ड्रा कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेबल इस बुक पे जो है वो फोर्स अप्लाई करे अपवर्ड की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड की डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, उसके लिए हमने वेक्टर ड्रा कर ली, ठीक है। तो इस वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स डायग्राम कहते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है? इसी वजह से रेस्ट में है क्योंकि नॉर्मल फोर्स और वेट ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। इस बैलेंस होने की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो ये है हमारे साथ इस की शॉर्ट समरी। ओके डियर स्टूडेंट्स,